नमस्कार निवासियों, मैं वरुण आनंद। आज आप लोगों के बीच OPGWC का मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ। जिस मैनिफेस्टो में हमने करीब 4 पेज में अपनी जो वर्क प्लान है वो मेंशन किया है, और आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप पे भी ये शेयर किया है। इस मैनिफेस्टो को हमने बहुत ही लोगों के इनपुट्स लेके बनाया है, और कई लोगों ने जो अपनी अपनी तरीके से जिस जिस एरिया में अपने सजेशन दिए हैं वो सब हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, और कोशिश की है कि सोसाइटी के हर एक कोने को, हर एक काम को, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो को बनाया गया है। तो मैं इस मैनिफेस्टो में आपको मेनली हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी मैनिफेस्टो बहुत डिटेल में है, जो कि आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं। मैनिफेस्टो में पहला जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स के लिए है। आपने देखा हो कि कई सालों से अनरजिस्टर्ड फ्लैट के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। पटिशन फाइल करने के नाम पे बस एक लोगों को बस बोल दिया जाता था, इलेक्शन टाइम पे ही याद आता था। लेकिन WC के 2 मेंबर्स मनोहर जी और मैंने मिलकर, और हमारे कुछ और साथियों ने मिलकर इसका इनिशिएटिव लिया, और हमने कोर्ट केस फाइल किया, और जिसमें 55 लोगों ने मिलकर पटिशन फाइल किए, और 6 तारीख को उसकी पिछली हेयरिंग भी हुई है। 5 हेयरिंग हो चुकी हैं अभी तक। अगली पटिशन भी हम जल्दी ही दायर करना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, और इस रजिस्ट्री के मैटर पे हम बहुत सीरियस हैं। आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग किस तरीके से हमने आपको डिटेल में बताई कि रजिस्ट्री किस तरीके से कोर्ट केस के थ्रू ही की जा सकती है। दूसरा है हैंडओवर। सोसाइटी का हैंडओवर आज भी बिल्डर के हाथ में है, और सोसाइटी ने कोई भी अभी तक इस तरीके से पिछली उन्हें कोई भी कार्य नहीं किए इस पे, जिससे सोसाइटी हैंडओवर हो सके। जब तक हमारे हाथ में सोसाइटी का संचालन और पूरी सोसाइटी का ओनरशिप हमारे पास नहीं है, हम एक तरीके से बीच में ही अधर में लटके रहेंगे, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा AO का जो फंड है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज भी जितनी भी यहाँ पे सेल परचेज़ होती है प्रॉपर्टी, उसका सारा ट्रांसफ़र चार्जेस बिल्डर ले जाता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप है यहाँ पे। हमारे पास सोसाइटी के कोई भी राइट्स नहीं है। आज भी बिजली का बिल, पानी का बिल उसी के नाम आता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है वो हमें ख़त्म करना है, और जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्डर से हैंडओवर लिया जाए, और सोसाइटी के ओनर, हमारे सारे रेसिडेंट की ओनरशिप उनके हाथ में आए। तीसरी चीज़ है, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। देख रहे हैं आप आजकल कितनी घटनाएं हो रही हैं, बट हमारे जो पिछले AO और वर्तमान AO के लोग हैं वो स्पेशली प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना पिछलों ने दिया, ना अभी वालों ने दिया, और इसको एक तरीके से लोगों की सुरक्षा पे सवाल उठता है कि फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। ना उसकी देख रेख की जा रही है, ना उसको जितने भी चेक्स पॉइंट्स होते हैं ना उस पर ध्यान दिया जा रहा है। भगवान ना करे कभी इस तरीके की हरकतें या फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो हमारे पास कुछ भी ना रहे। तीसरा है बिल्डिंग की सीपेज और लीकेज, और वहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू, जो सालों से आप देख रहे हैं कि सीपेज का कितना बड़ा इशू होता जा रहा है। हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो रहा है, और हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोई काम नहीं किया, और तरीके से टेक्निकल फीजिबल स्टडी करके इसको रिजॉल्व नहीं किया, तो ये और धीरे धीरे करके बद से बदतर होता चला जाएगा। पिछली AO के कार्यकाल को आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से इसको डील किया। इस पर भरत जी ने कुछ काम करने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया, और जमुना जी को भी निकाल दिया गया, जो इस पर बहुत तहे दिल से काम कर रहे थे। तो हमारी कोशिश रहेगी, ये प्रायोरिटी में काम रहेगा। तीसरा है सेफ्टी और सिक्योरिटी। अभी देख रहे हैं आप कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं सिक्योरिटी के लेके, और हमारे यहाँ जो टावर गार्ड्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं, और किस तरीके से चेकिंग होती है, किस तरीके से लोग की जो मूवमेंट है वो क्रॉस चेक की जाती है। बाहर से जो लोग आते हैं किस तरीके से, आप कई बार बिना चेक किए हुए लोग सीधे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। मेन गेट की सिक्योरिटी भी इस तरीके से लूज़ है। तो हमारा जो एफ़र्ट है वो मेन गेट पे सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड गार्ड्स को डिप्लॉय करने का रहेगा, और कमर्शियल मार्केट से जो भी एंट्री होती है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जिससे बाहर के लोग सोसाइटी में बिना किसी चेक के अंदर ना आ सकें। और सोसाइटी के मेन गेट पे हाईली स्किल गार्ड रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने मेन गेट पे सिक्योरिटी अच्छी की तो टावर गार्ड
को उसको हेल्प भी मिलेगी और टावर गार्ड पे जो सेकंड जो चेक होगा उसका भी फ़ायदा मिलेगा हमको। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। हमारे यहाँ जो कॉमन एरिया है उसमें जितनी भी अभी तक कंजम्पशन होती है उसका जो बिजली का बिल पेमेंट होता है वो कैंप चार्जेस से ही होता है। तो हमारा प्लान है कि हमारी सोसाइटी में सोलर सिस्टम लगाने का, जिससे हम ये कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको कम कर सकें और जिससे हम सोसाइटी की कॉमन एरिया को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर कर सकें और जितना भी हमारा मंथली चार्जेस पड़ता है उसको हम सोलर जो एनर्जी है उसको ग्रिड में इंजेक्ट करके, जो कि आजकल रूफटॉप सोलर में जो सब्सिडीज़ जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसका हम फ़ायदा उठा सकें। और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है हर जगह, तो हमें भी इसका बेनिफिट लेने की ज़रूरत है। और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एरिया है जिससे हम सोलर पैनल से पावर कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल में आपने देखा होगा कि कई अभी पिछले साल से पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू हुआ है, बट अभी भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो ख़राब हो रहे हैं दीमक के लगने की वजह से। आज भी बेसमेंट में बहुत ज़रूरत है पेस्ट कंट्रोल की। टावर्स में जगह जगह पे आप देखेंगे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है और हमारी जो ग्रीन एरिया है वो भी ख़राब हो रहा है। तो इसको विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिर ईवी चार्जिंग पॉइंट जो आज के टाइम का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, सभी लोग चाहते हैं कि ईवी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, टू व्हीलर ईवी परचेज़ करना चाहते हैं, बट चार्जिंग पॉइंट सफिशेंट ना होने की वजह से वो लोग रुक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा प्रॉमिस है कि सोसाइटी में चार्जिंग पॉइंट लगाने को फैसिलिटेट किया जाएगा कॉमन एरिया में, सो डैट के लोग अपनी पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ईवी अडॉप्शन कर सकें। डीजल जनरेटर जो है उसको अभी डीजल पे चलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत लाखों में खर्चा आता है उसका। कुछ घंटों के चलने से भी हमारे यहाँ लाखों में उसकी कॉस्ट पड़ती है। सो इसलिए जो गवर्नमेंट ने भी कंप्लाइंसेस निकाले हैं कि जितने भी डीजल जनरेटर्स हैं उनको पीएनजी पे कन्वर्ट किया जाए, सो डैट के एक तो रिकरिंग कॉस्ट कम हो, दूसरा पॉल्यूशन कम हो और गवर्नमेंट की जो कंप्लाइंस है वो भी फुलफ़िल हो सके। और इसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी वो हम बहुत ही कम समय में, जो रिकरिंग कॉस्ट अभी हमें पड़ रही है 15-16 लाख रुपए साल की, वो हम कम से कम कर सकेंगे। फिर अफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है कि हमारे यहाँ सोसाइटियाँ बहुत वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हर तरह का वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जिसको हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से अभी एक्यूमुलेट करके उसका कंपोस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसका रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो करने की बहुत ज़रूरत है। ग्रीन वेस्ट बहुत निकलता है हमारे यहाँ और जिसकी हम एक रिसाइकिल करके उसको कंपोस्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है। और जो सॉलिड वेस्ट भी निकलता है उससे हम रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हैं, जो कि अभी नहीं हो रहा है और उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ग्रीन एरिया के मेंटेनेंस पे आप देखिए कि दिन ब दिन हमारे यहाँ ग्रीन एरिया ख़राब होता चला जा रहा है, पुराने पेड़ मरते चले जा रहे हैं, नए सिर्फ पौधे लगाए जाते हैं विंटर्स में सिर्फ एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि इस तरीके की प्लानिंग नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक परमानेंट ग्रीन एरिया को डेवलपमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 12 महीने प्लांट्स की ग्रोथ रहे, घास भी हमेशा डेवलप रहे। जितने एरियाज़ हमारे यहाँ ख़राब हो चुके हैं घास में या हेजेस ख़राब हो चुकी हैं, नए प्लांट लगाने की ज़रूरत है, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और टाइमली मैन्योर एप्लीकेशन की टाइमली उनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत है, जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सालों से एक ही तरीके की जो मैनेजमेंट है वो काम कर रही है इस पर, जिसका रिज़ल्ट आप देख चुके हैं। सिर्फ एक ही जगह के इवन आधी सोसाइटियाँ फ्रंट में ही सबको सजा धजा दिया जाता है, पीछे की जो सोसाइटी उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की तरीका है सोसाइटी लोगों के साथ। सोसाइटी में जितने भी ईओ के फंक्शन होंगे उस पर ट्रांसपेरेंसी रखने का हमारा पूरा प्रॉमिस है कि जितने भी रेसिडेंट होंगे उनका जीबीएम में एजेंडा लिया जाएगा और जितने भी एजेंडे हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। एजेंडा कितने भी हो सबका सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारी एओ की अपनी जो एजेंडा होंगे वो भी रहेंगे और लोगों के एजेंडा भी रहेंगे, सबकी सुनी जाएगी और सबकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। अगर जीबीएम में चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो जितने भी मतभेद हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज़ किए जा सकते हैं। और अगर जो जीबीएम में नहीं बोल पाते हैं, जो अपना एजेंडा नहीं ला पाते हो, उनके लिए हम मंथली मीटिंग का प्रोविज़न भी रखेंगे। और जो मंथली मीटिंग में ना मिले उसके लिए हम वीकली मीटिंग का ये प्रोविज़न रखेंगे, क्योंकि लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं या कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी लेवल सब रिजॉल्व होना चाहिए।
बातचीत से हो, काम से हो, जिस तरीके से हो, क्योंकि ये सोसाइटी हम सब की है तो हम सब की बात सुनने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो भी काम होगा आईओ में, उसमें हम कमेटीज़ बनाएंगे अलग अलग एरिया को कवर करते हुए, जैसे कल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, टेंडरिंग के लिए, परचेज़ के लिए, इस सब के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाएंगी। इसमें हमारे रेसिडेंट्स ही इन्वॉल्व रहेंगे, उनके अपने इनपुट्स होंगे, उनके अपना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, हर वैरायटी के, हर एरिया से आते हैं लोग। तो सोसाइटी डेवलपमेंट में उनका बहुत ही योगदान रहेगा, जिससे हम सिर्फ 9 लोग नहीं, 40-45 लोग काम करें, एक साथ मिलजुल के काम करें, और जितने भी एरियाज़ हैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट एफ़र्ट लगा के काम किया जाए। बायलॉज़ में जो भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो किया जाएगा। सोसाइटी जीबीएम में इसको पर लेकर आया जाएगा, और इसको जो भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल रहेगा, फीडबैक सिस्टम रहेगा, जिससे कोई भी अगर कोई का फैसिलिटी सर्विसेज में कोई कमी पाई जाती है या मेंटेनेंस स्टाफ की कोई शिकायतें होती हैं तो वो रिकॉर्ड की जाए और उनका सॉल्यूशन भी निकाला जाए। ओपीजी के एक वेबसाइट डेवलप करने का प्लान है कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन हो सारी एक वेब पोर्टल पे अवेलेबल हो, और जितनी भी अगर कोई किसी की रिक्वेस्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो सारी चीज़ें एक जगह मिले, ना कि लोगों को भटकना पड़े इधर उधर। कोई भी काम हो, अगर हाई वैल्यू काम हो तो उसको टेंडरिंग प्रोसेस से किया जाएगा। वेंडर्स के सारे एग्रीमेंट माई गेट्स पे या जो भी ऑनलाइन पोर्टल है उस पर पोस्ट किए जाएंगे। सारे स्टाफ की ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, सब तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी रिलेटेड सारी मॉक ड्रिल की जाएगी। टाइमली इलेक्शन होगा, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सबके निर्धारित किए जाएंगे, हाउस कीपिंग के, हॉर्टिकल्चर के, सिक्योरिटी के, सारे तरीके के। और पार्किंग पे की जो इश्यूज़ हैं उसको भी रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि गेस्ट पार्किंग ना होने की वजह से कैसे लोग परेशान होते हैं। हमारे अपने गेस्ट जब बाहर से आते हैं तो उनको कितनी परेशानी झेलना पड़ती है। तो इसके लिए एक साइड प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन गेट से लेके टावर में गेस्ट आने तक के उसकी वेलकम किया जाएगा, और जो भी गेस्ट पार्किंग है उसमें उसका प्रोविज़न होगा। बजट एलोकेशन में जितने भी हमारे बजटरी हेड्स हैं उनको हम निर्धारित करेंगे, और इनिशियली जितने भी हमारा अभी तक का कलेक्शन जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड होता है उस पे हम एक बजटरी अप्रूवल लेंगे, उसके तहत ही हम काम करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई भी खर्चा होगा तो उसकी प्री अप्रूवल एस्टिमेटेड बेसिस पे ली जाएगी, और जो नहीं हो पाते हैं उनको पोस्ट अप्रूवल जीबीएम में ली जाएगी। तो जो भी काम होगा विद अप्रूवल होगा और निवासियों की सहमति से होगा। और मेन सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने प्रोविज़न रखा है कि क्लब हाउस में एक उनका डेडिकेटेड रूम होना चाहिए, उनके आराम करने के लिए, उनको बैठने के लिए, उनका टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मौसम के की वजह से लोग बाहर ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाते हैं, चाहे धूप, बरसात या सर्दी हो। तो उनका एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए जहां वो खुशहाली से अपना समय बिता सकें, और रिटायरमेंट लाइफ जिन लोगों की है वो अच्छे से तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक रूम में बैठकर एंजॉय कर सकें। जितने भी अभी तक सोसाइटी में फेस्टिवल होते हैं उसको हम सुचारू रूप से करेंगे, और टाइमली जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनकी टाइमली इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनका टीम कैसे सिलेक्शन है, वो कल्चरल कमेटी सब आपको इन्फॉर्म करेगी। कोई कलेक्शन की काम बात होगी तो वो भी एक ट्रांसपेरेंस तरीके से सबको बताया जाएगा, और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोटिवेट किया जाएगा, जिससे सब जितने भी टैलेंटेड लोग हैं हमारे ये सब इवेंट कराने में सबको मौका दिया जाए, ना कि एक ग्रुप ही इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करे हमेशा जैसा होता आ रहा है। छोटे बच्चे हैं जिनके लिए अभी हमने देखा है कि एक छोटा प्ले एरिया अब बहुत छोटा हो रह गया है। बहुत सालों में यहाँ पे बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमारी सोसाइटी की ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो हम एडिशनल किड्स प्ले एरिया करेंगे, जिससे जो बच्चे अभी झूले के लिए रोते हैं या स्लाइड्स के लिए रोते हैं, जिनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, इवन मैंने खुद ये फेस किया हुआ है। तो जो हमारे यहाँ सफिशेंट झूले नहीं हैं, हमें एडिशनल झूले लगाने की ज़रूरत है, और इवन बड़े लोगों के लिए भी झूले लगाने की ज़रूरत है अलग अलग जगह पे। कंसंट्रेटेड एरिया पे नहीं लगाने चाहिए, हमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सो डैट के बच्चे थोड़ा अलग अलग तरीके से अलग अलग गेम्स खेलें, अलग अलग तरीके से उनको एक्सपीरियंस हो खेलते टाइम। कॉमन एरिया की जहाँ भी ज़रूरत लाइटिंग की है अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, बेसमेंट से डार्क एरिया से उनको कवर किया जाएगा।
बहुत जगह अभी डार्क एरियाज़ हैं, सीसीटीवी नहीं है जहाँ पे वो भी कवर किया जाए। जैसे मेन गेट पे लगाने की ज़रूरत है, लेफ़्ट एंड राइट साइड सर्विस लेन को कवर करने की ज़रूरत है, बैक साइड पार्क में ज़रूरत है कि सीसीटीवी की, सेंट्रल पार्क में डोम के पास ज़रूरत है, तो 360 डिग्री कैमरास लगाने की ज़रूरत है। तो जितने भी एरिया हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ना कि सर्विलेंस के लिए, तो ये सब की बहुत ज़रूरत है। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ टावर रिसेप्शन एरिया। आप देखेंगे कि हर टावर के बाहर किस तरीके आजकल गंदगी रहती है। टावर का जो मेन एंट्रेंस है वो साफ़ सफाई ना होने की वजह से बहुत अगली तरीके से लगता है। कोई भी बैठा हुआ है वहाँ पे, कोई भी पुराना टूटा फूटा फर्नीचर रखा हुआ है और ग्रीनरी बिल्कुल मेंटेन नहीं है और दीवारों पर दाग धब्बे पड़े हुए हैं। तो इसको साफ़ सफाई करके लगे कि जब कोई बाहर से कोई आए तो लगे कि हाँ भाई हम किसी सोसाइटी के टावर में एंटर किए हैं, एक वेल मेंटेन्ड एम्बियंस हो, गार्ड का एक रिस्पेक्टेबल तरीके से वेलकम करे लोगों को, और जिस तरीके से लोगों को फील गुड है सोसाइटी में। तो यही मेरा कहना है कि हमने बहुत कुछ करने का अभी हमारा प्लान है, जिसमें बहुत सारे एरिया हमने, जैसे क्लब की फैसिलिटीज़ हैं उसको एनहेंस करना है, और कोई हाउसकीपिंग रिलेटेड है, फायर सेफ्टी, हॉर्टिकल्चर, रोड सेफ्टी है। सारे पब्लिक सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डाली हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत सारे एरिया हमने कवर किए हैं। आप मैनिफेस्टो को देखिए, समझिए, और WC का वोट करके उनको मौका दीजिए एक बार। थैंक यू।